एवरीवन, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा पोलर फॉर्म कि पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और उसी में आपको बताऊंगा आर्गुमेंट के बारे में, आर्गुमेंट का कंसेप्ट दूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से प्रॉब्लम बनाएंगे, और अगर कुछ दिक्कत होगा तो मेरे से पूछेंगे। ध्यान दें, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कहेगा, तो यही चीज आप एक्सप्लेन करेंगे जो यहां पे हम बताने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक आपका कहलाता है कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा आपका कहलाता है पोलर फॉर्म, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। इसी चीज को हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी कहेंगे। और तीसरा आपका कहलाता है यूलर फॉर्म। ध्यान दें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, और तीसरा यूलर फॉर्म। अब सवाल ये उठता है कि सर ये तीनों है क्या? कार्टेशियन फॉर्म, जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x और y के मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, जब कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x और y के मदद से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कार्टेशियन फॉर्म कहलाएगा। जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। आप गौर करें, यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर को x और y के मदद से लिखे हैं। z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i। यहां पे अगर हम पूछे आपसे कि x क्या है तो x का वैल्यू 2 और y क्या है तो y का वैल्यू 3, तो यहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को x और y के मदद से लिखे हैं, x और y के टर्म्स में एक्सप्रेस किए हैं, तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म कहलाएगा। कार्टेशियन फॉर्म में चाहे कोऑर्डिनेट हो या इक्वेशन हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो या इक्वेशन हो, सबको x और y के मदद से लिखते हैं। जैसे अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, या फिर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, या इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। आप खुद यहां पे देखें, आपका जो इक्वेशन है वो किसके टर्म्स में? x और y के टर्म्स में। ये x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, और ये आपके पास क्या? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो जब कभी भी किसी भी पॉइंट को, या अगर आपके पास कोई एक पॉइंट हो कोऑर्डिनेट में 2,3, तो जब आपसे कोई पूछता है कि 2,3 में बताओ x क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप आंसर करते हैं सर x इज इक्वल टू 2। y कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप आंसर करते हैं y इज इक्वल टू 3। अगर आपके पास कोई एक पॉइंट है -1,1, यहां पे अगर कोई पूछे कि x कोऑर्डिनेट क्या है तो -1 और y कोऑर्डिनेट क्या है तो 1, तो गौर करें यहां पे पॉइंट को भी हम x और y के टर्म्स में लिखे, पॉइंट को भी हम किसके टर्म्स में लिखे? x और y के टर्म्स में, और इक्वेशन को भी हम किसके टर्म्स में लिखे? x और y। तो जब कभी भी पॉइंट हो या इक्वेशन हो, उसको जब हम x और y के नजरिए से देखते हैं, जब x और y के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। तो कार्टेशियन फॉर्म में आपका जो इक्वेशन होगा या फिर कोऑर्डिनेट जो होगा वो x और y के टर्म्स में होगा। लेकिन पोलर फॉर्म में क्या होता है? आपका इक्वेशन, पोलर फॉर्म कहे या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कहे, पोलर फॉर्म में क्या होता है? आपका जो इक्वेशन होगा वो r और थीटा के टर्म्स में होगा। यहां पे r क्या है और थीटा क्या है, ये भी हम आप लोगों को समझाएंगे। जब कभी भी हम इक्वेशन को r और थीटा के टर्म्स में लिखते हैं, जब कभी भी हम कोऑर्डिनेट को r और थीटा के टर्म्स में लिखते हैं, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म कहलाता है। जैसे r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। गौर करें यहां पे जो आपका इक्वेशन है वो r और थीटा के टर्म्स में है, या फिर हम कह सकते हैं r स्क्वायर इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस साइन थीटा। यहां पे भी आप देख सकते हैं आपके पास जो इक्वेशन है वो r और थीटा के टर्म्स में है। तो जब कभी भी हम इक्वेशन को r और थीटा के टर्म्स में लिखेंगे, जब कभी भी हम इक्वेशन को r और थीटा के टर्म्स में लिखेंगे, तो वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कहलाएगा, और वही आपका पोलर फॉर्म कहलाता है। वही आपका क्या कहलाएगा? पोलर फॉर्म। अब आया यूलर फॉर्म।
यूलर फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को या किसी भी इक्वेशन को स्मॉल ई के टर्म्स में लिखते हैं। ये स्पेशली आपको केवल कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है, लेकिन ये दोनों आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ना है। याद रखें, ये आपको केवल कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है, लेकिन ये दोनों आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ना है। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे ये चीज आपको वहां पे एक बार फिर से रिपीट करेगा, इस पे एक एक्सरसाइज वहां पे भी मिलेगा। तो यूलर फॉर्म में हम इक्वेशन को स्मॉल ई के टर्म्स में लिखते हैं। यूलर फॉर्म में हम इक्वेशन को किसके टर्म्स में लिखेंगे? स्मॉल ई के टर्म्स में। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में। स्कूल सिलेबस में केवल ये दोनों है, कंपटीशन सिलेबस में ये भी है। याद रखें, ये आपके स्कूल सिलेबस में नहीं है, तो स्कूल के लिए आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन में ये तीनों है, कंपटीशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म के बारे में। पोलर फॉर्म में आर क्या होता है, थीटा क्या होता है, ये सारा कुछ अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक आपका कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन को या पॉइंट को हम एक्स और वाई के मदद से लिखेंगे। एक आपका कहलाता है पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, इसमें हम इक्वेशन को आर और थीटा के मदद से लिखते हैं। और एक कहलाता है यूलर फॉर्म, इसमें हम इक्वेशन को स्मॉल ई के टर्म्स में लिखते हैं। सेम चीज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ना। अब हम यहां पे आप लोगों को बताने जा रहे हैं कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान दें, यहां पे हम ट्रांसफॉर्मेशन बताने जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन किसका? तो कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान दें, कार्टेशियन से पोलर फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज आपको यहां पढ़ना। तो कार्टेशियन से पोलर फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में है। ध्यान दें, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में जाना है, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में जाना है, मतलब यहां पे z x प्लस आई वाई के टर्म्स में रहेगा, z x प्लस आई वाई के टर्म्स में रहेगा। इसमें हमको z को r और थीटा के टर्म्स में चेंज करना। कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में जाना। जरा सोचिए, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या हो गया? x और y के टर्म्स में। तो आप देख सकते हैं z आपका x और y के टर्म्स में है, इसको चेंज करना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में चेंज करना मतलब r और थीटा के टर्म्स में चेंज करना, मतलब z इज इक्वल टू r और थीटा के टर्म्स में यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करना। तो अभी हम आप लोगों को बताए थे, मतलब लास्ट वीडियोज में बताए थे आप लोगों को क्या, कि जब कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो 2 + 3i, तो जो रियल पार्ट होता है वो x होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो y होता है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 2 + 3i है, तो इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होगा? 2, 3। तो 2, 3 अगर है तो इसका कुछ क्वाड्रेंट होगा। ये किस क्वाड्रेंट में? आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 - 2i, तो गौर करें यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? -1 और y का वैल्यू क्या है? -2। मतलब इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? -1, -2। मतलब ये किस में लाई करा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पे ध्यान दें, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। हम इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में x, y लिखेंगे। तो ये y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ। यहां पे इसको प्लॉट किए तो यहां पे कहीं आ गया x, y। ध्यान दें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कार्टेशियन फॉर्म में क्या है? x, y। तो अगर ये x, y है, तो यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका किसके बराबर होगा? y के बराबर। आप लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट से, जो कि आप लोग क्लास 9, 10 में पढ़े होंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए x एक्सिस पे, तो ये y के बराबर हुआ। यहां से ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस आपका किसके बराबर होगा? x के बराबर। ये आपका ऑरिजिन है। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दिए तो इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर में इसी चीज को हम आर कहते हैं, ध्यान दे, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसी चीज को हम क्या कहते हैं, आर। और यही आर जो है, यही आर आपका मॉड जेड कहलाता है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, और यही जेड आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो यहां पे आपका मॉड्यूलस का भी कंसेप्ट आ गया। याद करें, मॉड्यूलस का कंसेप्ट अभी हम नहीं बताए थे आप लोगों को, अब यहां से आप मॉड्यूलस का कंसेप्ट भी देखेंगे। ध्यान दीजिए, यहां पे x, y ये पॉइंट, तो अगर x, y ये पॉइंट है तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप की, ये y के बराबर हुआ, ये डिस्टेंस आपका x के बराबर हो गया, इसको ओरिजिन से हम मिला दिए, इसको हम r कहते हैं, यही आपका r कहलाता है। इस r का नाम क्या क्या है, एक मॉड्यूलस ऑफ द z इसको कहते हैं, इसी r को मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और इसी r को रेडियस वेक्टर भी कहते हैं, जो कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे। इसी r को फिजिक्स में क्या कहा जाता है, रेडियस वेक्टर। और इस एंगल को हम थीटा कहते हैं, और ये थीटा आपका आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ध्यान दे, ये थीटा आपका क्या है, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसी थीटा को हम एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इस थीटा का नाम क्या है, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस थीटा का नाम क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आप एम्पलीट्यूड कहें या आर्गुमेंट कहें, दोनों एक ही चीज है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाए या एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाए, ये दोनों एक ही चीज है, बस कहने का तरीका अलग है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, ये आपका r हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। यहां पे x और y आपको पता है, क्यों पता है, क्योंकि कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में जाना है, इसलिए ये आपको मालूम होगा। यहां से आपको r और थीटा निकालना है, r और थीटा। अब ध्यान दें, ये तो 90 डिग्री है, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो अगर ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो यहां पे साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर। साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये y डिवाइड बाई r हो जाएगा, सॉरी y डिवाइड बाई क्या बनेगा, r। तो साइन थीटा आपका y बाई r बना, तो आप खुद सोचे y आपका क्या बनेगा, y, r को इधर भेज दिए तो y आपका क्या बन गया, r साइन थीटा। तो y आ गया r साइन थीटा, y का वैल्यू क्या आ गया, r साइन थीटा। फिर यहां पे अगर हम देखें तो cos थीटा आपका क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर, तो ये x बाई r बना। cos थीटा आप जानते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये थीटा तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहां से आपका x किसके बराबर आ गया, r cos थीटा के बराबर आ गया। तो x आपका क्या आया, r cos थीटा, और y आपके पास क्या आ गया, r sin थीटा। तो y का वैल्यू आपको मालूम है, y क्या है, r sin थीटा, और x क्या है, r cos थीटा। मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये कैसे आया, ये x प्लस आई वाई था, तो इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म में x, y हुआ। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में x, y हुआ, इसको हम प्लॉट किए, इसको हम थीटा माने, ये आपका r, ये y और ये x, ठीक। ये थीटा, ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पे r को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर रेडियस वेक्टर। यहां पे थीटा को हम क्या कहेंगे, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर या एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। साइन थीटा आपका क्या बनेगा, y बाई r, तो साइन थीटा y बाई r बना, तो y आपका क्या बनेगा, r साइन थीटा। cos थीटा क्या बनेगा, x बाई r, तो cos थीटा x बाई r बना, तो x आपका क्या बन गया, r cos थीटा। तो x पता चल गया, y पता चल गया, x पता चल गया और y भी आपका पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दे, मेरे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था, इस x के जगह पे हम r साइन थीटा रखते हैं, सॉरी x के जगह पे r cos थीटा, तो ये आपका क्या बना, r cos थीटा प्लस यहां पे i है तो i रखे, y आपका क्या है, r साइन थीटा, तो y के जगह पे हम यहां पे r साइन थीटा रख दिए। अब गौर करें, ये r cos थीटा प्लस i r साइन थीटा आया, हम इन दोनों से r कॉमन ले लेते हैं, तो r कॉमन लिए तो ये क्या बन गया, cos थीटा प्लस i साइन थीटा बना, cos थीटा प्लस i साइन थीटा z। तो z इज इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस साइन थीटा, z इज इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस i साइन थीटा। अब आप देखिए यहां पे जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कंप्लीट r और थीटा के फॉर्म में है।
यहां पे जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया वो किसके फॉर्म में आया, आर और थीटा के फॉर्म में, तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ये क्या कहलाएगा, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहां पे जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक्स और वाई के फॉर्म में है, तो ये आपका क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। तो हम यहां पे क्या किए, कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज कर दिए। कार्टेशियन फॉर्म को किस में चेंज कर दिए, पोलर फॉर्म में। तो ये था आपका कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में जाने का तरीका। एक चीज और अगर आप देखें यहां पे, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है आर। तो पाइथागोरस थ्योरम से स्मॉल आर आपका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। तो आप खुद देखिए, अगर एक्स और वाई का वैल्यू मालूम हो, अगर एक्स और वाई का वैल्यू मालूम हो तो आर आपका पता चल जाएगा। फिर यहां से इस राइट एंगल ट्रायंगल से tan थीटा आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो tan थीटा आपका क्या बन गया, y बाई एक्स। तो अगर x और y का वैल्यू मालूम है तो यहां से थीटा निकल जाएगा, अगर x और y का वैल्यू मालूम है तो यहां से क्या निकल जाएगा, r। तो r और थीटा को जब कभी भी निकालना हो तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, याद रखें। r और थीटा जब कभी भी निकालना हो x और y के मदद से, किसके मदद से, x और y के मदद से, तो हम इसी फॉर्मूला के मदद से निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, तो z इज इक्वल टू 1 प्लस आई है, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में है। यहां पे अगर कोई कह दे कि चलो r और थीटा निकालो, r और थीटा, तो सबसे पहले आप बताएं यहां पे x क्या होगा, 1 होगा क्योंकि ये रियल पार्ट है। यहां पे y भी आपका क्या हो जाएगा, 1। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया, तो x और y दोनों निकल गया। हमको निकालना है r का फॉर्मूला क्या बनता है, r इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x के यहाँ पे 1 रखे, y के यहाँ पे 1, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आपका क्या बनेगा, √2। तो r मेरे पास क्या आ गया, √2। r मेरे पास क्या आ गया, √2। फिर गौर करें ये tan थीटा है, तो tan थीटा मेरा क्या बनता है, y बाई एक्स। y भी 1 है, x भी 1 है, तो ये 1 बाई 1 बना। तो tan थीटा 1 बाई 1 मतलब कि tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो tan थीटा का वैल्यू 1 आ गया। tan थीटा 1 कब बनता है, 45 डिग्री पे। तो यहां पे आपका थीटा क्या आ गया, π/4। तो ये थीटा आ गया π/4। तो इन दोनों फॉर्मूला के मदद से हम r और थीटा निकाल सकते हैं, याद रखेंगे, इन दोनों फॉर्मूला के मदद से r और थीटा। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हैं, यार ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे आपका x1 आया, y1 आया, तो ये x1 और y1 मतलब यहां पे जो कोऑर्डिनेट है ये 1,1 है। अब आप खुद देखिए ये 1,1 जो है ये किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये आ गया। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो z इज इक्वल टू -1 प्लस आई, तो यहां पे आप गौर करें x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1 है। तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1 है, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आपके पास z इज इक्वल टू -1 माइनस आई हो, तो z इज इक्वल टू -1 माइनस आई है, तो यहां पे x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू -1 है। यहां पे गौर करें x नेगेटिव y नेगेटिव, ये किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आपके पास z इज इक्वल टू 1 माइनस आई हो, तो यहां पे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1, ये आपका किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है, फोर्थ में भी आ सकता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे भी आ सकता है। लेकिन हम जो आपको फॉर्मूला बताएं tan थीटा का फॉर्मूला क्या बताएं, y बाई एक्स, इसके मदद से थीटा निकालने के लिए बताएं। लेकिन यहां पे एक पंगा होता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट एप्लीकेबल है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, लेकिन अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है, अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है, अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है, तो हम इस फॉर्मूला से आर्गुमेंट नहीं निकाल सकते। याद रखेंगे ये पॉइंट। इससे हम आर्गुमेंट केवल उसी के लिए निकाल सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, जैसे आपके पास अगर z ऐसा होता या z ऐसा होता या z ऐसा होता, तो इसमें हम इस तरीके से आर्गुमेंट नहीं निकालते।
इसके पीछे रीज़न क्या है, अब हम ये चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको ज़रा समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम आर्गुमेंट का कंसेप्ट देने जा रहे हैं। याद रखें, आर्गुमेंट tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स के मदद से निकलेगा जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। बट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो इस तरह से हम नहीं निकालते। हाँ, इसका यूज़ करते हैं लेकिन थोड़ा सा तरीका उसमें चेंज होता है। अब तरीका कैसे चेंज होता है, ध्यान दें। पोलर फॉर्म में आर तो आपका रेडियस वेक्टर है, थीटा के बारे में आपको बताए थे आर्गुमेंट है। एक्चुअल में आर्गुमेंट जो है वो दो तरह का होता है, इसको जरा समझना इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। आर्गुमेंट दो तरह का होता है। आर्गुमेंट का मतलब हो गया एंगल, आर्गुमेंट कहिए या एम्पलीट्यूड कहिए, दोनों एक ही चीज है। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आर्गुमेंट कहा जा रहा है या एम्पलीट्यूड कहा जा रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के एंगल के बारे में बात हो रही है। आर्गुमेंट का मतलब यहां पे क्या है, एंगल। अब आर्गुमेंट दो तरह का होता है कॉम्प्लेक्स में। एक होता है सिंपली आर्गुमेंट, जिसको हम जनरल आर्गुमेंट कह सकते हैं, जनरल आर्गुमेंट, और एक होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ध्यान दें, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। एक होता है जनरल आर्गुमेंट और एक होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जनरल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या? जनरल आर्गुमेंट, जो भी एंगल अभी तक आप पढ़े हैं, देखे हैं, लिखे हैं, वो सब जनरल आर्गुमेंट। जैसे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 720 डिग्री। फिर आप ट्रिग्नोमेट्री में माइनस में भी देखे थे, थीटा इज इक्वल टू -45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू -120 डिग्री। तो जो भी एंगल अभी तक आप पढ़े हैं, जो भी एंगल लिखे हैं, जो भी एंगल सुने, वो सब आपका जनरल आर्गुमेंट के कैटेगरी में आता है। मतलब हर एक एंगल जनरल आर्गुमेंट है। तो जब हर एक एंगल जनरल आर्गुमेंट है तो फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या? प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है वो जनरल आर्गुमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। ध्यान दें, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है वो जनरल आर्गुमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। कौन सा हिस्सा? जब थीटा आपका -पाई और पाई के बीच में लाई करेगा। ध्यान दे, -पाई कहने का मतलब हो गया -180 डिग्री। जब थीटा आपका -पाई और पाई के बीच में लाई करेगा, मतलब थीटा का वैल्यू -180 और 180 के बीच में हो, जब थीटा का वैल्यू -180 और 180 के बीच में हो, तो उस आर्गुमेंट को हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी कहते हैं। यह आर्गुमेंट आपका जनरल आर्गुमेंट भी है। जैसे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, आप खुद देखिए ये 45 डिग्री इस कैटेगरी में है, ये 45 डिग्री -180 और 180 के बीच में है। तो जो भी एंगल -180 और 180 के बीच में होगा, जो भी एंगल -180 और 180 के बीच में होगा, वो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाएगा। तो ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है और साथ में ये आपका जनरल आर्गुमेंट भी है। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको क्या बताएं कि कोई भी एंगल, जो भी एंगल आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सब आपका जनरल आर्गुमेंट है। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है उसी जनरल आर्गुमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? जो -पाई और पाई के बीच में लाई करेगा। याद रखें, -180 और 180 डिग्री के जो बीच में लाई करे, वही आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाएगा। जैसे थीटा इज इक्वल टू 200, क्या थीटा इज इक्वल टू 200 आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि -180 और 180 के बीच में होना चाहिए। थीटा अगर आप 200 कहते हैं तो वो इस जोन में नहीं आ रहा है, इसे ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। लेकिन अगर थीटा आपसे कोई पूछे कि 170 डिग्री क्या ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, तो यस। क्यों? क्योंकि ये -180 और 180 के बीच में है। तो ये हो गया प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जनरल आर्गुमेंट का कंसेप्ट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में क्या होगा? थीटा -180 और 180 के बीच में लाई करेगा, जबकि जनरल आर्गुमेंट में थीटा का कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। जो भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ भी, वो सब आपका जनरल आर्गुमेंट। जनरल आर्गुमेंट का एक छोटा सा हिस्सा जो है वही आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो थीटा होता है वो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। याद रखें, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो थीटा हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में या पोलर फॉर्म में, वो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, वो जनरल आर्गुमेंट नहीं होता। तो जनरल आर्गुमेंट अगर आया तो उसको हम चेंज करेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट में। अब सवाल ये उठता है कि जनरल आर्गुमेंट को प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कैसे चेंज करते हैं। ध्यान दें, इसका जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम को बनाएंगे तो आप देखेंगे क्या कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है या थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है या फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो उस केस में वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट से बाहर निकल जाएगा।
प्रिंसिपल आर्गुमेंट के रेंज से क्या निकल जाएगा, बाहर। तो जब वो बाहर निकलेगा तो उसको खींच के हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट के रेंज में लाएंगे। तो अब खींच के कैसे लाएंगे, क्या तरीका है उसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट के रेंज में लाने का, ध्यान दें तरीका क्या है। जैसे हम यहां पे देख चुके हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट -180 और 180 के बीच में है। अगर आपके पास है थीटा इज इक्वल टू 300, तो थीटा इज इक्वल टू 300 है, ये इस जोन में नहीं है, मतलब ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के जोन में नहीं है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, थीटा 300 मतलब थीटा 180 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है। इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कन्वर्ट करना, ये अभी आपका जनरल आर्गुमेंट है, इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कन्वर्ट करना। तो जरा सोचिए, ये 300 है, ये 180 से ज्यादा है, इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कन्वर्ट करना मतलब कि इसके एंगल को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये 180 से ज्यादा है तो ये आगे निकल गया ना, इसको पीछे लाना पड़ेगा, मतलब इसको कम करना पड़ेगा। तो इसको अगर कम करना है तो 300 है, 300 है, इसको कम करना है तो इसमें हम -360 डिग्री कर देंगे। माइनस क्या करेंगे, 360 डिग्री। तो ये आपका क्या आ गया, -60 डिग्री। आप देख सकते हैं -60 डिग्री इसके जोन में। अब सवाल ये उठता है कि आप -360 क्यों किए, ठीक, इसका भी जवाब अभी हम देते हैं। अगर आपके पास है थीटा -240, ध्यान दें -240, तो यहां पे -240 है, तो थीटा आपका -180 और 180 के बीच में नहीं है, वो थीटा आपका -180 से भी कम है। तो 180 से कम है तो इसको खींच के लाना -180 और 180 के बीच में, मतलब इसके वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं, ये -240 है, इसको लाना है -180 और 180 के बीच, मतलब इसके वैल्यू को बढ़ाना होगा। यहां पे ये 300 था, इसको लाना है -180 और 180 के बीच, तो -180 और 180 के बीच लाना मतलब कम करना पड़ेगा ना, इससे -360 डिग्री सब्ट्रैक्ट किए। यहां पे बढ़ाना है, अधिक करना है इसको, तो थीटा -240, इसमें प्लस करेंगे 360। तो जैसे ही हम इसमें प्लस किए 360 तो ये आपका 120 आया, सॉरी हाँ, ये आपका क्या आ जाएगा, 120 आएगा। तो 120 डिग्री आप देख सकते हैं -180 और 180 के बीच में है। तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया 120 और इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया -60। अब सवाल ये उठता है कि आपसे यहां पे -360 से ही क्यों सब्ट्रैक्ट किए और यहां पे +360 से ही क्यों ऐड किए, क्योंकि 360 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसा एंगल होता है जिसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू रिपीट करता है। ध्यान दें, 360 डिग्री के बाद ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एक रोटेशन होता है। 360 डिग्री के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होना शुरू हो जाता है, रिपीट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम साइन 45 की बात करें या फिर हम साइन 405 की बात करें, आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच जो एंगल डिफरेंस है वो 360 डिग्री है। इन दोनों का वैल्यू आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि सेम आएगा। अगर हम बात करें cos 120 की या फिर हम बात करें cos 480 की, आप गौर करें यहां पे 120 है, यहां पे 480 है, इन दोनों के बीच का एंगल डिफरेंस क्या है, 360 डिग्री। जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों का वैल्यू क्या आ रहा, सेम। तो 360 डिग्री के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू रिपीट करता है, 360 डिग्री के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू रिपीट करता है। इसलिए जब कभी भी आपको एंगल को बढ़ाना हो या एंगल को घटाना हो, जब कभी भी आपको एंगल को बढ़ाना हो या एंगल को घटाना हो, दोनों ही समय पे हम 360 डिग्री का ही यूज करते हैं, क्योंकि 360 डिग्री आप बढ़ा दो या 360 डिग्री आप घटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस 45 में 360 ऐड करें तो 405, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप 405 में 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दे तो 45, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो याद रखें, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा आपका -180 और 180 के बीच होगा। अगर -180 और 180 के बीच में नहीं है तो हम उसको लाएंगे। कैसे लाएंगे, अगर 180 से ज्यादा है, इसको लिख ले, अगर 180 से ज्यादा है तो 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर 180 डिग्री -180 से कम है, -180 से कम है तो 360 डिग्री ऐड करेंगे। अगर एक एग्जांपल और हम ले, जैसे मेरे पास है थीटा इज इक्वल टू 500। गौर करें, ये आपका जनरल आर्गुमेंट है, सिंपल जनरल आर्गुमेंट। हमको इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे देखिए ये 180 से बहुत ज्यादा है, इसको कम करना पड़ेगा। तो थीटा इज इक्वल टू 500 -360 किए, तो 500 -360 किए तो ये आपका 240 आया, सॉरी ये आपका क्या आ गया, 140 आ रहा। 140 आप देख सकते हैं, ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट में। अगर हम एक और प्रॉब्लम ले
थीटा इज इक्वल टू 600। आप गौर कर सकते हैं यहां पे 600 है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के रेंज में नहीं है, इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट में लाना है तो 360 डिग्री क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये 180 से ज्यादा। इसमें अगर 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट किए तो 600 माइनस 360 आया, ये आपका 240 आया। अभी भी आप गौर करें ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के रेंज में नहीं आया। तो जब तक ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के रेंज में नहीं आता है 360 डिग्री हम सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। फिर 360 डिग्री इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो 240 माइनस 360, इस बार माइनस 120 आया। अब गौर करें माइनस 120 आ गया, वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के रेंज में आ गया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, माइनस 120। तो याद रखें अगर आपके पास थीटा बहुत ज्यादा है तो 360 डिग्री आप सब्ट्रैक्ट करते जाए तब तक जब तक वो माइनस 180 और 180 के बीच में नहीं आ जाए। अगर थीटा आपके पास बहुत कम है तो 360 आप ऐड करते जाए जब तक वो माइनस पाई और पाई के बीच में नहीं आ जाता। तो ये था आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट का कंसेप्ट। दो तरह का आर्गुमेंट, जनरल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कहिए या एंगल कहिए या एम्पलीट्यूड कहिए, सब एक ही चीज है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो थीटा हम यूज करते हैं वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको कहीं कोई जनरल आर्गुमेंट मिल रहा है तो आप उसको सबसे पहले प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का यही तरीका। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। यहां पे हम आपको बताएं कि किस तरह से कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में जाते हैं, आर एक्स वाई, थीटा एक्स वाई के बीच क्या रिलेशन है, और यहां पे हम डिस्कस किए आर्गुमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।